अच्छा बेटा, आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट क्लास। हमने जो है वो पॉलिसीज टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। हमने पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन पढ़ ली थी हमने। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये डिमांड साइड पॉलिसीज होती हैं। फिर हमने सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में भी बहुत बात करी थी। आज जो है अभी हम स्टार्ट अपना जो ले रहे हैं वो डिफ्लेशन से रिकवरी का ले रहे हैं, सही है। तो डिफ्लेशन से अगर हम रिकवर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होनी चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्लेशन, सही है। ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन हमने पूरा पढ़ लिया है। तो डिफ्लेशन गुड भी होती है, डिफ्लेशन बैड भी होती है। तो अपने पास सबसे पहले नोटबुक में एक चीज लिख लो, नोटबुक पेन साथ लेके बैठना है हमेशा। अपने पास नोटबुक पे एक चीज बहुत जरूरी लिख दो कि वेन एवर वी टॉक अबाउट पॉलिसीज टू रिकवर फ्रॉम डिफ्लेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट बैड डिफ्लेशन। हम गुड डिफ्लेशन से कभी भी रिकवर नहीं करते। गुड डिफ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बैड डिफ्लेशन इज बैड फॉर द इकोनॉमी। इसका मतलब वी आर रिकवरिंग फ्रॉम बैड डिफ्लेशन, वी आर नॉट रिकवरिंग फ्रॉम गुड डिफ्लेशन। तो जब हम बैड डिफ्लेशन से रिकवर करते हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए बैड डिफ्लेशन का रीजन क्या होता है। बैड डिफ्लेशन का रीजन होता है एग्रीगेट डिमांड का कम होना। तो अगर मुझे रिकवर करना है फ्रॉम डिफ्लेशन तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे एग्रीगेट डिमांड को क्या करना है, बढ़ाना है। यहां तक साथ है सब। यहां तक कोई टेंशन है, स्टार्ट कर दूं पॉलिसी अब। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको लिखनी है कि एक और चीज अपने पास मेंशन कर लो। बैड डिफ्लेशन से रिकवर करने के लिए अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हैं ना तो वी ओनली यूज डिमांड साइड पॉलिसीज। हमेशा याद रखना, डिफ्लेशन से रिकवर करने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं होता, ये भी लिख लो अपने पास। डिफ्लेशन से रिकवर करने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, इन्फ्लेशन में सप्लाई साइड पॉलिसी काम आती है। डिफ्लेशन से रिकवर करने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी का काम नहीं होता। इसका मतलब वी विल ओनली यूज डिमांड साइड पॉलिसीज टू रिकवर फ्रॉम बैड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमने जो पॉलिसीज लगाई थी वो कॉन्ट्रैक्शनरी थी या डिफ्लेशनरी थी। अभी अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हैं, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हैं तो हम कौन सी डिमांड साइड पॉलिसीज यूज करेंगे। हम एक्सपेंशनरी, हमें इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है। हम एक्सपेंशनरी या रीफ्लेशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपेंशनरी या रीफ्लेशनरी, रीफ्लेट, इकोनॉमी के अंदर हवा बढ़नी है। इकोनॉमी के अंदर क्या बढ़नी है, हवा बढ़नी है। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली डिमांड साइड पॉलिसी जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है वो मैं वापस नहीं बता रहा, बस आपको टूल पता होना चाहिए, टैक्सेशन और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, सही है। टैक्सेशन और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। तो किस तरीके से आप जो है वो फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करोगे। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे टैक्सेशन का। दो तरह के टैक्सेशन यहाँ पर हमारे इस्तेमाल होते हैं। मैं सबसे पहले टारगेट करूंगा इनकम टैक्स को। मुझे बताओ, अगर मुझे इकोनॉमी को रिकवर करना है तो इनकम टैक्स को बढ़ाऊंगा गिराऊंगा, जल्दी। इनकम टैक्स को बढ़ाएंगे या गिराएंगे। इनकम टैक्स को गिराएंगे। तो जैसे ही अपन इनकम टैक्स को गिराएंगे तो इनकम टैक्स जैसे ही इकोनॉमी में गिरेगा तो पहले के मुकाबले में जो है वो इकोनॉमी की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, लोग जो है वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, सी बढ़ जाएगा। एंड सी इज पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो जब सी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। तो आपने यहाँ पर अपना टारगेट अचीव कर लिया, आपने यहाँ पर अपना टारगेट अचीव कर लिया। ले रहे यहाँ तक। अच्छा भाई, उसके बाद सुनना जरा। दूसरा जो आपके पास टैक्सेशन होता है वो होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स याद है, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट्स। जो कंपनी के प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। तो उसको अपन कम करेंगे। अपन जैसे ही कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करेंगे तो पहले के मुकाबले में जो है वो कंपनीज के रिटेन्ड प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। जब उनके रिटेन्ड प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो वो पहले के मुकाबले में इस पैसे को जो है वो री इन्वेस्ट करने की करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में आय बढ़ेगा। आय का मतलब इन्वेस्टमेंट। जब आय बढ़ेगा तो उससे भी जो है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एंड सबसे एंड में जो आपका टूल होता है दैट इज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। ये सबसे हमारा फाइनल टूल है। हमारा कौन सा फाइनल टूल है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। ये एक और टूल होता है। अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को मैं बढ़ाऊंगा। मैं जैसे ही गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाऊंगा तो इकोनॉमी में जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। इकोनॉमी में जो है वो इनकम्स बढ़ेंगी और उस इनकम्स के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जी भी जो है ना वो एडी का पार्ट है। इफ जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडी तो जाहिर है जब जी बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सक्सेसफुली जो है वो अपनी इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया और जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया। अब सवाल यहां पर यह आता है कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के बाद क्या होता है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है।
जैसे ही एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में आप बढ़ाते हो, क्योंकि देखो आपने यहां से भी एटी को बढ़ाया, यहां से भी एटी को बढ़ाया और यहां से भी एटी को बढ़ाया, आपने जैसे ही एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में जो है वो पहले के मुकाबले में प्रोडक्शन बढ़ गई, और जैसे ही इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, और उस डिमांड फॉर लेबर के बढ़ने की वजह से पहले के मुकाबले में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, कोई बता सकता है? कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है यहाँ पे? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। ठीक है, तो यहां तक आपकी सोच जाएगी तो पेपर में आपका ग्रेड ऊपर जाएगा। अच्छा भाई, इसका मतलब यहां पर मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया? गवर्नमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव यहां पर अचीव हो रहा है? गवर्नमेंट का यहां पर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गया। क्लियर है चीज? अच्छा भाई, फिर आप यहां पर ये भी बोलो कि जब एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो उस एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ता है। जब इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी का रियल जीडीपी बढ़ रहा है, और रियल जीडीपी के बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो गया। गवर्नमेंट का जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो गया। क्लियर है यहां तक? गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव भी जो है वो पूरा हो गया। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात यहां पर आप ये लिख सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट आपका यहाँ पर हो सकता है। आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि भाई अगर आपने इनकम टैक्स को कम करा है, इनकम टैक्स को कम करने की वजह से इकोनॉमी में जो है वो इंसेंटिव टू वर्क बढ़ता है, तो इससे भी जो है वो आपकी इकोनॉमी में फायदा होता है, क्योंकि लोग काम करने आते हैं, मजीद आउटपुट बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसका मतलब आपने सक्सेसफुली जो है वो डिफ्लेशन से भी रिकवर कर लिया, आप इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके चले गए, आप इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके चले गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नुकसान की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि 8 मार्क का टू साइडेड आंसर अगर आ जाता है और वो कहता है कि क्या फिस्कल पॉलिसी इज अ गुड पॉलिसी टू रिकवर फ्रॉम डिफ्लेशन, या सॉल्व द इशू ऑफ डिफ्लेशन, या सॉल्व द इशू ऑफ रिसेशन, या सॉल्व द इशू ऑफ रिसेशन। रिसेशन के टाइम पे भी तो यही पॉलिसी लगाओगे, रिसेशन के टाइम पे भी तो यही पॉलिसी लगाओगे, अगर एक मुल्क में रिसेशन होगा तब भी यही पॉलिसी लगेंगी। सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या ये अच्छी पॉलिसी है? तो अब आपको डिसएडवांटेजेस बताने। तो डिसएडवांटेजेस यहाँ पर जो अभी मैं यहाँ पर बताने लगा हूं आपको, वो मैं बता रहा हूं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के जो है अपन डिसएडवांटेज डिस्कस करने लगे हैं। अब जरा गौर से सुनना। देखो मेजोरिटी पॉइंट्स मुझे काफी पॉइंट बच्चों ने यहाँ पर दे दिए। सही है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर दिया है कि यार आउटपुट अगर इकोनॉमी का बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई अगर आउटपुट बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपने एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ा ली ना। अब यहाँ पर हम नुकसान की बात कर रहे हैं। तो मुझे भाई साथ ने सबसे पहला पॉइंट दे दिया। भाई साथ ये कह रहा है कि अगर एक इकोनॉमी में आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दोगे तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से हो सकता है आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाए। उस शॉर्टेज की वजह से हो सकता है कि तुमने कोशिश तो प्राइस लेवल को बढ़ाने की करी है, तुमने इकोनॉमी को रिकवर करने की कोशिश करी है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन ना आ जाए। ऐसा ना हो जाए कि तुम अपने पोटेंशियल के ऊपर पहुंच जाओ और हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो जाए। तो तुम यहाँ पर मेंशन करो कि यार यहाँ पर जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का खतरा बहुत बढ़ जाएगा, और जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब आपका प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है बाकी दूसरे ऑब्जेक्टिव से। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि भाई ये डिमांड साइड पॉलिसीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज। क्लियर है ये चीज? ये डिमांड साइड पॉलिसीज कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज होती हैं। फिर एक और पॉइंट यहां पर आप ये लिखो, आप बोलो कि यार अगर इकोनॉमी में आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया, अगर इकोनॉमी में जो है वो लोगों की इनकम्स बढ़ गई, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग पहले के मुकाबले में अपनी इंपोर्टेड कंजम्पशन को बढ़ा दें। जब लोग अपनी इंपोर्टेड कंजम्पशन को बढ़ा देंगे तो इस इंपोर्टेड कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से आपके इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी वापसी गिरना शुरू हो जाएगी, वापसी एग्रीगेट डिमांड गिरना शुरू हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है चीज? आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, बिल्कुल आपका ट्रेड जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, एट द टाइम ऑफ रिसेशन, एक इकोनॉमी में लोग पेसिमिस्टिक होते हैं। जब लोग पेसिमिस्टिक होते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है कि भाई ऑल दो लोगों की इनकम्स तो बढ़ रही हैं, ऑल दो आपने इनकम टैक्स तो कम कर दिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि दी एडिशनल इनकम गेन्ड माइट बी सेव्ड। क्योंकि अगर लोगों को इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो जो इनकम बढ़ेगी तो वो सिंपली उसको सेव कर लेंगे। तो आप बोलो कि एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आप इनकम टैक्स कम भी कर दोगे, लोगों की इनकम बढ़ भी जाएगी, क्या गारंटी है वो स्पेंडिंग करेंगे? क्या पता वो अपनी जो है वो सेविंग बढ़ा दें।
क्लियर है? पेसिमिस्टिक का मतलब है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, आपको ऐसा लगता है कि मुल्क में प्राइस लेवल और गिरेगा, तो लोग अपनी स्पेंडिंग को रोक के रखते हैं, क्योंकि डिफ्लेशन के टाइम पे प्राइस लेवल कम हो रही होती है। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर जो बार बार रिपीट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बोलो ये गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना थोड़ा दिमाग खोलो, आप बोलोगे यार ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ती है ना तो हो सकता है, और आप एक चीज नोट करो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, टैक्स कम हो रहा है, गवर्नमेंट के बजट पे क्या इफेक्ट आएगा, बता सकता है कोई? गवर्नमेंट के बजट पे क्या इफेक्ट आ रहा है? गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट भी होता है, सरप्लस भी होता है, तो आप बोलो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो बजट है ना वो डेफिसिट हो जाएगा। अच्छा, बजट डेफिसिट होता है तो फिर क्या मसला होता है? बजट डेफिसिट होता है तो फिर क्या मसला होता है? हो सकता है गवर्नमेंट को पहले के मुकाबले में बोरोइंग करनी पड़ जाए, और अगर बोरोइंग करनी पड़ जाएगी तो इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का नेशनल डेट जो है वो बढ़ जाएगा। ले रहे चीज सही है? एंड बेटे थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लिख सकते हो, अच्छा पॉइंट है, सही है। और कोई नुकसान? अच्छा, एक बहुत अच्छा नुकसान मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है। आप बोलोगे आपने इनकम टैक्स को कम कर दिया, मुझे बताओ इनकम टैक्स कौन से नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव? इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। अच्छा, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है मोर बर्डन ऑन द रिच, जितना ज्यादा तुम्हारी इनकम होगी उतना ज्यादा तुम्हें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है? जब आप इनकम टैक्स को बढ़ा देते हो और लोगों अमीरों से ज्यादा पैसा लेते हो और ये पैसा गरीबों को दे देते हो। अब आप खुद एक चीज सोचो कि आप जो है वो इस इनकम टैक्स को रिड्यूस कर रहे हो। जब आप इस इनकम टैक्स को रिड्यूस करोगे तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम खराब होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में पहले के मुकाबले में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो क्या होगी, बढ़ जाए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, अमीर और गरीब में गैप बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तो? कोई मसला? और कोई नुकसान दिमाग में आ रहा है? क्या यहाँ पर मैं डायग्राम बना सकता हूँ? क्या हम यहाँ पर इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं? क्या डायग्राम यहाँ पर मैं बनाऊंगा? आप उसको बताओ कि भाई ये जो डिफ्लेशन की पॉलिसीज होती हैं इसमें आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हो ना, आपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया है, तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना सकता हूँ जिसमें मैं एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के दिखा सकता हूँ। तो आप जब पेपर में डिफ्लेशन की पॉलिसी समझा रहे हो और अगर आपके दिमाग में गलती से ये ग्राफ आ जाए तो आप उसको बना लेना। यहाँ पर आपने लिखा प्राइस लेवल, यहाँ पर आपने लिखा रियल जीडीपी, ये आपकी आ गई एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम, प्राइस लेवल और वाई। आपने क्या बोला कि आपने जो है वो एडी को राइट पर शिफ्ट करा है, और एडी को राइट पर शिफ्ट करके जो है वो आपने इकोनॉमी के रियल जीडीपी को बढ़ा दिया और आपने इकोनॉमी को रिकवर कर दिया फ्रॉम रिसेशन। यहाँ पर अब मसला क्या आ रहा है? यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज होती हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज किस सेंस में होती है कि ये आपने इस रियल जीडीपी को बढ़ा के अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को तो अचीव कर लिया, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को तो अचीव कर लिया, पर आपका प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है। कह रहे ये चीज? कोई टेंशन तो नहीं है? दूसरी पॉलिसी पे आ जाए। ये भी लिख सकते हो कि यार एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन बिजनेस कॉन्फिडेंस भी लो होता है। तो अगर आप कॉर्पोरेशन टैक्स को कम कर भी दोगे तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट माइट नॉट इंक्रीज। सही है? सही हो गया। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारी डिमांड साइड पॉलिसी यहाँ पर कौन सी होती है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी होती है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल होगी? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स आपको याद होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मुझे इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है तो मैं मनी सप्लाई क्या करूंगा? मुझे अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो मनी सप्लाई क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। या तो मनी सप्लाई को बढ़ाओगे या तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दोगे, क्योंकि दोनों चीजों से इंटरेस्ट रेट वैसे ही कम होना है। या तो आप मनी सप्लाई को बढ़ा के इंटरेस्ट रेट कम करो, या तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट कम करो। आप जैसे ही इंटरेस्ट रेट को कम करोगे तो इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से जो है वो आपकी इकोनॉमी से सेवर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि रिटर्न ऑन सेविंग कम हो रहा है। सही है? आपकी इकोनॉमी से सेवर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में जो है वो पहले के मुकाबले में रिटर्न ऑन सेविंग कम हो रहा है। जब लोग सेव कम करेंगे तो पहले के मुकाबले में स्पेंड क्या करेंगे? ज्यादा। सी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा तो
एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अभी एडी का लिख नहीं रहा, मैं एक साथ बताऊंगा। फिर आप लिखोगे भाई इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो इकोनॉमी में पहले के मुकाबले में बोरोवर्स बढ़ जाते हैं। क्यों बोरोवर्स बढ़ जाते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये हुआ कि पहले के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग बोरो ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पर कंज्यूमर्स भी बोरो करते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स भी बोरो करते हैं, तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। मुझे बताओ, अगर एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से एक्सचेंज रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से एक्सचेंज रेट क्या होगा? एक्सचेंज रेट भी कम होगा। क्योंकि जब आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब बाहर वाले आपकी कंट्री में आके पैसा सेव नहीं कर रहे, हॉट मनी फ्लोज आपके कम हो रहे हैं। हॉट मनी फ्लोज कम होने का मतलब है आपकी डिमांड फॉर करेंसी कम हो जाएगी। तो जब पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट गिराएगा तो बाहर से लोग पाकिस्तान में पैसा सेव नहीं करने आएंगे। जब वो पाकिस्तान में सेव ही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की डिमांड फॉर करेंसी कम हो जाएगी। और जब पाकिस्तान की डिमांड फॉर करेंसी कम होगी तो पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। जैसे ही पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी और इंपोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी तो इसकी वजह से पहले के मुकाबले में एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जैसे ही इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी पहले के मुकाबले में आप इंपोर्ट कम करोगे। जब आप इंपोर्ट कम करोगे तो इससे आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज्यादा है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको समराइज करूं तो मेरा सी भी बढ़ रहा है, मेरा आई भी बढ़ रहा है, मेरा एक्स माइनस एम जो है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कुल मिला के मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। जब मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो मैंने अभी आपको पीछे ही वही सेम चीजें बताई हैं। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में भी सेम चीज बताई थी अभी। और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। पर कॉन्फ्लिक्ट किससे आएगा? कॉन्फ्लिक्ट किससे आएगा? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका किससे आ रहा होगा? प्राइस स्टेबिलिटी से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो है वो खतरा बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं। एक और कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। मुझे बताओ, ये इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से कोई खतरा है? अगर मैं कोई रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ तो मसला होगा? कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी अगर मैं कोई रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ? अगर मैं कोई रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ तो कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ जाएगी। तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि भाई ये जब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और मजबूरी में मैं रॉ मटेरियल अभी खरीद रहा हूँ तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी तो आ जाएगी। इसका मतलब जिधर तुमने डिफ्लेशन से रिकवर करा वहां पर तुम्हारी बैंड भी बज रही है। क्लियर है चीज तो मसला? अब मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने आपके सामने अभी फिस्कल पॉलिसी के इतने सारे डिसएडवांटेज डिस्कस करे। अच्छा, मैं इसी पेज को ना कॉपी कर रहा हूँ, इसी पेज को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ पेस्ट। सही है? मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले पॉइंट्स मिटा रहा हूँ जो जो हम यूज नहीं कर सकते। देखो कौन सा पॉइंट हम यूज नहीं कर सकते। हम जो है वो एक तो ये वाला पॉइंट यूज नहीं करेंगे। मैं पहले पॉइंट्स मिटा रहा हूँ और फिर उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ अलग कलर से। चाहिए? तो एक तो ये वाला पॉइंट हम यूज नहीं करेंगे। सही है? दूसरा, हम ये वाला पॉइंट यूज नहीं करेंगे। हम ये वाला पॉइंट भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी के स्पेसिफिक पॉइंट्स है। अच्छा, ये जो अभी 3 पॉइंट्स है, क्या ये मैं मॉनेटरी पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस में इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये जो 3 पॉइंट्स अभी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के डिसएडवांटेज में इस्तेमाल हो सकता है? सही है? अब मैं कॉमन पॉइंट्स, आप कॉमन पॉइंट्स तो मैंने आपके लिए निकाल लिया, अब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ऐसे कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आप मॉनेटरी पॉलिसी में स्पेशली मेंशन कर सकते हो? सही है? स्पेशली मेंशन आप ये कर सकते हो कि यार ऐसा भी हो सकता है कि देर इज अ टाइम लैग, देर इज अ टाइम लैग बिटवीन चेंजिंग इंटरेस्ट, चेंजिंग इंटरेस्ट रेट एंड इट्स इम्पैक्ट। ये पहला पॉइंट। आप बोलो अगर आप आज इंटरेस्ट रेट चेंज करोगे तो इसका इम्पैक्ट 18 महीने बाद आएगा। याद है 18 महीने वाली बात? नॉर्मली 18 महीने लगते हैं जब इंटरेस्ट रेट आप चेंज करते हो इसका इम्पैक्ट आने में। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में तो इससे भी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है? आप यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हो कि आपने यहाँ पर ये चीज बोली कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो लोग बोरो ज्यादा करेंगे। भाई अगर बैंक्स जो है वो लेंड ही नहीं कर रही, ऐसा भी तो हो सकता है। इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया, आपने बोला लोग बोरो ज्यादा करेंगे। भाई आप ये भी तो लिखो कि बैंक की भी तो मर्जी होती है, कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से चल रही होती है। आप बोलो बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू, बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड। अच्छा, बैंक क्यों नहीं लैंड करेगी एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन? महंगाई के टाइम, रिसेशन के टाइम पे बैंक लैंड क्यों नहीं करेगी? एब्सेंस ऑफ क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स। आप खुद एक चीज सोचो, अगर आपकी बैंक है और आपके पास एक बंदा रिसेशन के टाइम पे पैसे मांगने आता है,
अगर एक बंदा आपके पास अपने रिसेशन के टाइम पे पैसे मांगने आता है, तो पहली चीज तो इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे बहुत कम होंगे। बेहतरीन पॉइंट है लीना बेटा, या उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, इसका मतलब एक तो आपको रिटर्न कम मिल रहा है। सही है, आप अगर किसी को पैसे दे भी देते हो तो वो आपको बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा होगा, क्योंकि रिसेशन के टाइम पे इंटरेस्ट तो बहुत कम होते हैं। तो क्या पता है इतने कम इंटरेस्ट पे वो लेंड ना करना चाह रहा हो। अच्छा, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ रिसेशन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है। अगर आपने किसी को लोन ले भी दिया, हो सकता है वो आपको पैसे ना लौटाए वापसी। रिसेशन है भाई, रिटर्न गारंटीड नहीं है ना इस टाइम पे। बिल्कुल, रिटर्न नॉट गारंटीड, बिल्कुल सही कह रहे हो। सही है, तो रिटर्न गारंटीड नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है बैंक जो है वो बोरो ना करें। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पर बहुत अच्छी मेंशन कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपका हो सकता है। आप बोलो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी अगर लो होगा तो क्या फायदा होगा। आप लिखो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी टू लो। अगर ऑलरेडी बहुत कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरेस्ट रेट को 2% से 1.5% कर रहा हूँ, तो घंटा फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहले ही इतना कम है और थोड़ा सा और कम कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि भाई इंटरेस्ट रेट कितना कम हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर मेजर चेंज आ रहा है तो फिर अफेक्ट भी मेजर आएगा, पर अगर इतना चेंज नहीं आ रहा तो अफेक्ट भी इतना नहीं आएगा। क्लियर है चीज, कोई मसला, कोई भी सवाल। तो कॉमन पॉइंट्स भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, यू कैन यूज द सेम ग्राफ। ये जो ग्राफ अभी मैंने आपके सामने फिजिकली मैंने बनाया था, यही सेम ग्राफ आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ग्राफ जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी दोनों के लिए, ठीक है। तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के लिए ये सेम ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोनों में तुम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हो। आप क्या डिफ्लेशन के टाइम पे सप्लाई साइड पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे? क्या डिफ्लेशन के टाइम पे सप्लाई साइड पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। तो डिफ्लेशन के टाइम पे सप्लाई साइड पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं होता। सप्लाई साइड पॉलिसी डिफ्लेशन के टाइम पे यूज नहीं होती। क्लियर है ये चीज, तो मसला दे दूंगा मैं इस बेटा क्लास के बाद। क्लियर है ये चीज। अब आगे सुनना। अब मैंने आपको देखो अब तक क्या क्या करा दिया। मैंने आपको इन्फ्लेशन की पॉलिसीज भी करा दी, मैंने आपको डिफ्लेशन की पॉलिसीज भी करा दी। अब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का भी टॉपिक पढ़ लिया, अनएम्प्लॉयमेंट का भी टॉपिक पढ़ लिया। क्या उसकी पॉलिसीज होंगी? क्या पॉलिसीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी भी तो पॉलिसीज होनी चाहिए ना। इसकी भी तो पॉलिसीज होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है इकोनॉमी में, मैं कौन सी पॉलिसीज लगाऊंगा? मुझे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइप्स पता होने चाहिए आपको। देखो अब जरा सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पहले से ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ पहले से ही है, पर मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, सुनता जाना। सही है, क्योंकि सेम रेपिटेशन होगी, अब कोई नई चीज नहीं है। पॉलिसीज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, जरा सुनना, आप 8 मार्क का सवाल आता है इसका। इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है रियल जीडीपी का बढ़ना। पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं। कौन सी 2 टाइप्स होती हैं? एक्चुअल, जो कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आती है, एंड पोटेंशियल। सही है, पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपकी कंट्री के क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है, लिख लो अपने पास। पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है, जब आपकी कंट्री के क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आपका पीपीसी राइट पर शिफ्ट होता है। ठीक है। अब तो आप सबसे पहले यूज कर सकते हो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, एक्सपेंशनरी की यूज कर रहा हूं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज होती हैं व्हेन यू ट्राई टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। वही बात है, अभी जो डिफ्लेशन में अभी आपके सामने मैंने इतनी लंबी करी है ना, मैं वही पॉलिसीज यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करूंगा। चाहिए, मैं इनकम टैक्स को जो है वो कम करूंगा। मैं इनकम टैक्स को कम करूंगा, जिसकी वजह से डीवाई बढ़ेगा। डीवाई का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इकोनॉमी में जो है वो आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से रियल जीडीपी बढ़ेगा। ये कौन सी ग्रोथ है? दिस इज एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एक्चुअल ग्रोथ आती है। कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करोगे, बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी एक्चुअल ग्रोथ आती है। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी कौन सी ग्रोथ आती है? एक्चुअल। पर अगर इन्वेस्टमेंट पर अगर इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे हो रही है तो कौन सी ग्रोथ आएगी? अगर इन्वेस्टमेंट मशीन्स पे हो रही है तो कौन सी ग्रोथ आएगी? पोटेंशियल ग्रोथ आएगी। इसका मतलब आप अपने आंसर में अगर सवाल आता है क्या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे यूज करनी चाहिए, तो आप बोलो भाई करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एडीबी बढ़ती है, क्योंकि आपकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और आप अगर इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे बढ़ रही है तो इससे पोटेंशियल ग्रोथ भी आ जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी तो वो भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, उससे भी एक्चुअल ग्रोथ आएगी।
क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ जाएगा। इन दी एंड रियल जीडीपी को बढ़ाना है, क्योंकि रियल जीडीपी का बढ़ना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आप ये भी बोलो, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है ऑन एजुकेशन, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है ऑन ट्रेनिंग, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा, और उस प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बढ़ने से पोटेंशियल ग्रोथ भी आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से यू कैन अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्चुअल भी कर सकते हो, पोटेंशियल भी कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के? अभी हमने डिस्कस करे, सेम एज इन डिफ्लेशन, अभी हमने डिस्कस करें वही सेम आपके जो है वो डिसएडवांटेजेस होंगे। सही है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आपने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर ली, और उसके नुकसान भी हमने ऑलरेडी देख लिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? सही कह रहा है बिलाल बेटा, सही है। इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली आयान बेटे मैं मना करता हूँ फिस्कल पॉलिसी में लिखने से, सप्लाई साइड में लिख लेना उसको लिखना हो तो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जरा सुनना। अब मुझे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करना है, तो मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यूज करूंगा? मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है ना वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर दूंगा। मैं जैसे इंटरेस्ट रेट को कम करूंगा, इससे कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इससे हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल ग्रोथ आ जाएगी। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से पोटेंशियल ग्रोथ भी आ सकती है इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है, और फिर वही डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमने अभी डिफ्लेशन में पढ़ ली है, सेम डिसएडवांटेजेस एज डिफ्लेशन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के। ओके, क्लियर है ये चीज? कोई मसला? रिपीट हो रही है, देखो चीजें रिपीट हो रही हैं अब। इसका भी सवाल, इसका तो अभी रिसेंट पेपर में सवाल आया है, इसका तो बिल्कुल अभी रिसेंट पेपर में सवाल आया है। अभी हम शायद अभी 2022 के पेपर करेंगे ना, जब उसमें आएगा ये कि क्या एक्सपेंशनरी, उसने ये नहीं लिखा था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वो कभी भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लिखता, वो लिखता है इंटरेस्ट रेट के कम होने से बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी कि नहीं होगी। तो फिर आपको ये सारी बातें बतानी है, बोलो होगी और नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो डिसएडवांटेज बताना। जब भी पॉलिसी का सवाल आता है ना, तो ऑन दी अदर एंड डिसएडवांटेजेस ही बता रहे होते हैं। ठीक है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में सप्लाई साइड पॉलिसी यूज होंगी? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी यूज होंगी? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या सप्लाई साइड पॉलिसी यूज होंगी? बेटा जाग जाओ, बताओ जरा, बताओ जरा मैथ के दीवानों जल्दी, होगी कि नहीं होगी? बेटा होगी, सप्लाई साइड के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी आप यूज करोगे फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सप्लाई साइड पॉलिसी आप यूज करोगे, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी ही तो आपकी पोटेंशियल ग्रोथ लेके आएगी। सप्लाई साइड पॉलिसी ही तो आपकी पोटेंशियल ग्रोथ लेके आएगी। बहुत सारी पॉलिसीज है भाई, सप्लाई साइड पॉलिसी का काम ही होता है प्रोडक्टिव पोटेंशियल को बढ़ाना। बहुत पॉलिसीज है, आप यहाँ पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिख सकते हो, इससे स्किल्स बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगा, ग्रोथ तो आ ही रही है, नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ तो ये वैसे ही देता है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है ये। क्लियर है चीज? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेंगी ना सप्लाई साइड पॉलिसी से, पीपीसी राइट पर शिफ्ट होगा। क्लियर है चीज? कोई मसला? बेटा हुसैन, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, और इस सवाल पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर, मैं क्लास के बाद बात करूंगा इस सवाल पे, क्योंकि मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी मेरी। एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ का तुम मुझसे फर्क पूछ रहा है, ये कुछ शर्म की बात है ये? अभी बताया है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से स्किल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ती हैं, पोटेंशियल ग्रोथ आएगी। उसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो डीरेगुलेशन कर सकती है। आप यहाँ पर कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन हो सकती है। आप यहाँ पर कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हो। बेटे ये जो आयान आपने पॉइंट बोला था इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दो, आप ये भी कर सकते हो। सही है, इनडायरेक्ट टैक्स को आप कम कर दो, आप ये भी कह सकते हो। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज ये वही पॉलिसीज है जो मैंने आपको इन्फ्लेशन में पढ़ाई है, ये वही पॉलिसीज है जो मैंने आपको इन्फ्लेशन में पढ़ाई है, हम इन्हीं पॉलिसीज को यूज करोगे। क्लियर है? तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ बेटा एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आती है, और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ने से आती है। एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो एक्चुअल ग्रोथ है, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो पोटेंशियल ग्रोथ है। सही है, तो सप्लाई साइड पॉलिसी के नुकसान हमने इन्फ्लेशन में सीख लिए थे, वही सारे नुकसान यहाँ पर हम बात करेंगे। आप बताओ कि दीज पॉलिसीज आर एक्सपेंसिव व्हिच माइट लीड टू बजट डेफिसिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दिस मनी कुड हैव बीन यूज्ड समवेयर एल्स, टाइम लैग है, टाइम टेकिंग है, प्राइवेटाइजेशन से मोनोपोली हो जाती है, डीरेगुलेशन से आपकी न्यू फर्म्स फेल हो जाती हैं, तो रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जिधर फायदे हैं उधर नुकसान भी है। सप्लाई साइड पॉलिसी इसका बहुत फेवरेट एरिया है, आजकल पेपर में बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहा है। क्लियर है ये चीज? फिर आपकी सबसे एंड में आती है अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज, हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, तो मैं इन पॉलिसीज को यूज करके अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे?
वही सेम सारी बातें हैं, आपको टैक्स कम करना है, स्पेंडिंग बढ़ानी है, एडी बढ़ाना है, जैसे ही एडी बढ़ाओगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब सवाल में अगर वो स्पेशली आपसे अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज पूछ रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट के नाम भी बताओगे। अगर आप लिख रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, अगर वो आपको कहता है एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो इसका मतलब सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? सिक्लिकल। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। सही है। और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस आपको ऑलरेडी पता है, जो कि हमने डिफ्लेशन में देख लिए। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में भी सेम चीज है। आप यहाँ पर जो है वो किसी तरीके से बस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हो। आप जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज में एडी को बढ़ा के अगेन किस अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहे हो? यू आर रिड्यूसिंग सिक्लिकल और डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, एंड द डिसएडवांटेजेस आर द सेम एज डिफ्लेशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? अब यहाँ पर सवाल एक बहुत अच्छा यहाँ पर बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो आपने जितनी भी पॉलिसीज अभी हमें बताई हैं, सही है, ये तो सिर्फ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है। सही है। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो सारी अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट कर सकती है? ऐसी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है जो मेजोरिटी सारी अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट कर सकती है एक्सेप्ट सिक्लिकल? वो सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड पॉलिसी हर तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देगी। अभी रिसेंटली हमने इसका जून 23 के पेपर में क्वेश्चन भी किया है मेरे हिसाब से। आप बताओ कि आप वर्कर्स की ट्रेनिंग को बढ़ाओ, वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को बढ़ाओ, इसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फिर आप लिखोगे आप एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करो, जॉब्स की अवेलेबिलिटी बताओ, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दो, इससे आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फिर जो है आप सब्सिडीज प्रोवाइड करो, इससे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है क्योंकि जॉब्स क्रिएट होती हैं। आप यहाँ पर बोलो आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम दो, आप मुफ्तखोरी थोड़ी कम करो, इससे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। आप इनकम टैक्स को कम कर दो, इससे इंसेंटिव टू वर्क बढ़ेगा, इससे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो ये फिस्कल पॉलिसी में हमने ऑलरेडी देख लिया, पर ये सप्लाई साइड पॉलिसी में भी आ जाता है कभी कभार। सही है। तो डिसएडवांटेजेस हमने ऑलरेडी इसके डिस्कस कर लिए थे जब हम अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी देख रहे थे, और हमने इससे पहले इन्फ्लेशन में भी सप्लाई साइड पॉलिसी के डिसएडवांटेज डिस्कस करे थे। क्लियर है ये चीज? नहीं बिलाल, एग्जैक्टली वो नहीं हो सकता, तो बेहतर है मेंशन ना करो फिर। सही है। और सबसे लास्ट चीज जो आज की हमारी है, दैट इज पॉवर्टी। सही है। तो पॉलिसीज टू रिड्यूस और एलिविएट पॉवर्टी। सही है। तो इसको डायरेक्ट मैं नोट्स से देख रहा हूँ। नोट्स में जो है वो हमारा पेज नंबर 115 जो है, 23-24 वाले हमारे नोट्स हैं, इसमें 115 जो है वो पॉवर्टी का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको टाइप्स पॉवर्टी का जनरल मतलब पता होना चाहिए। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। सही है। तो पॉवर्टी में एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है, अच्छा ये $1.2 जो इसने लिखा हुआ है ना, ये अब $1.9 हो गया है, ये अपडेट होता जाता है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है व्हेन अ पर्सन अर्न्स लेस देन $1.9 इन अ डे, मतलब दिन के 500 रुपए भी नहीं कमा रहा, महीने के 15,000 भी नहीं कमा रहा, बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, फूड हाउसिंग क्लोथिंग हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, दिस इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फिर होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि यू कैन अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज बट यू आर पुअर रिलेटिव टू अदर्स। यू आर पुअर रिलेटिव टू अदर्स, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सही है। अच्छा एक चीज हमेशा हमेशा याद रखना, रिलेटिव पॉवर्टी को खत्म करना इम्पॉसिबल है। रिलेटिव पॉवर्टी कभी खत्म नहीं हो सकती, हमेशा इकोनॉमी में कुछ लोग अमीर होंगे और कुछ लोग गरीब होंगे। पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को भी वैसे इम्पॉसिबल है खत्म करना, पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी अगर हम थ्योरेटिकली देखें ना तो खत्म हो सकती है। मतलब अगर इकोनॉमी में हर बंदा बेसिक नेसेसिटी अफोर्ड कर सकता है तो फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है। अगर इकोनॉमी में हर बंदा बेसिक नेसेसिटी अफोर्ड कर सकता है तो देयर इज नो एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक्सिस्टिंग इन द इकोनॉमी। अब now what are the causes of poverty? What are the causes of poverty? Being unemployed, being in low paid work, falling ill and growing old. एक चीज होती है पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप याद है क्या होता है? पॉवर्टी ट्रैप कब आता है? जब गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं गरीबी के जाल में? When government provides too many unemployment benefits। जब आप बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लोगों को देना शुरू कर देते हो तो इकोनॉमी में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और उस वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से लोग पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं। सही है। मुफ्त खोरी में लग जाते हैं, मुफ्त की रोटी मुंह पे लग जाती है। नाउ व्हाट आर द पॉलिसीज टू रिड्यूस दिस पॉवर्टी? कैसे पॉलिसीज, कैसे पॉवर्टी को कम करोगे? मल्टीपल पॉलिसीज हैं। सही है। आप यहाँ पर जो है कौन कौन सी पॉलिसी लगा सकते हो? यू कैन यूज सप्लाई साइड, यू कैन यूज सप्लाई साइड पॉलिसीज, यू कैन यूज डिमांड साइड पॉलिसीज। अच्छा डिमांड साइड पॉलिसीज में मेरा यहाँ पर काम क्या होगा? मेरा यहाँ पर काम होगा मुझे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर एक्सपेंशनरी
मैं यहाँ पर एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज कर सकता हूँ, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज कर सकता हूँ। मैंने फिजिकल क्लासेस में जो पास्ट पेपर्स कराए ना हम लोग को, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि हाउ कैन फिस्कल पॉलिसी बी यूज टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो फिस्कल पॉलिसी को आप कैसे यूज करोगे? आप टैक्सेस कम कर दोगे ताकि लोग चीजें अफोर्ड कर पाए, आप जो है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा दोगे ऑन एजुकेशन, आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा दोगे ऑन हेल्थ केयर, सही है, आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को जो है वो कम कर दो, सही है। इससे भी आपकी पॉवर्टी कम हो सकती है अगर लोग जॉब्स को ज्वाइन कर लें तो। पर इसका एक और एक्सपेक्ट भी ये होता है कि जो एक्सपेक्ट ये होता है कि अगर आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो बंदा जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है उसको तो बेनिफिट्स देने पड़ेंगे ना। जो बंदा मुफ्तखोरी के चक्करों में नौकरी छोड़ के बैठा है उसके अगर आप बेनिफिट्स हटा दो तो तब फायदा होगा, पर जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है उसके बेनिफिट्स आप नहीं हटा सकते, तो उनको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करो। अच्छा, आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी बढ़ा सकते हो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का बढ़ाने का मतलब क्या है? ये दूसरा एलिमेंट है इस चीज का। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली इनकम टैक्स को बढ़ा दो। आप जैसे ही इनकम टैक्स को बढ़ाओगे ना, तो रिच से जो आपके पास पैसा आ रहा है वो आप पुअर पे ट्रांसफर करो इन द फॉर्म ऑफ स्टेट बेनिफिट्स। मतलब जो आपके पास टैक्स रेवेन्यू आ रहा है ना, वो टैक्स रेवेन्यू आप गरीबों को दे दो, सही है, जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी। तो जितना अमीर और गरीब का गैप कम होगा उतना आपका काम हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार बोला है, सब्सिडी प्रोड्यूसर को भी दी जाती है, सब्सिडी कंज्यूमर को भी दी जाती है। तो जब आप पॉवर्टी को कम करते हो ना, तो यहाँ पर आप कंज्यूमर सब्सिडी देते हो। कौन सी सब्सिडी देते हो? कंज्यूमर सब्सिडी। तो कंज्यूमर सब्सिडी दोगे, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया कैसे पॉवर्टी कम होगी? इसके सवाल आते हैं यहाँ पेपर में भाई, सही है। फूड वाउचर्स दे सकते हो आप, बेसिक आप राशन कार्ड दे दो, सही है। फिर अच्छा, और भी यहाँ पर देखो पॉलिसीज लिखी हुई है, इनके नुकसानात भी लिखे हुए हैं, तो काइंडली नोट्स। अच्छा, वैसे तो फिजिकल मॉनिटरी देखो, मैंने एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है नोट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस पॉलिसीज डिस्क्राइब्ड आर लिंक टू आइदर द फिजिकल मॉनिटरी और सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो इनके फायदे नुकसान आपको पता होना चाहिए, इन दी एंड आप यही पॉलिसी यूज कर रहे हो। अलग अलग तरीकों से लिखी हुई है पर है सारी फिजिकल मॉनिटरी सप्लाई साइड ही, सही है। अच्छा, अच्छा, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अब देखो ये इतने सारे पास पेपर के केसेस हैं कि मिनिमम वेजेस से पॉवर्टी क्या खत्म होगी, टू साइडेड आंसर, ये आपको पढ़ना है नोट से। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे बढ़ाने, वो तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले टॉपिक में देख लेंगे। मल्टीनेशनल, अगर एक कंट्री में बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, अगर बाहर से आपकी इकोनॉमी में लोग काम करने आते हैं और फैक्ट्रीज लगाते हैं, तो क्या इससे पॉवर्टी कम होगी? तो टू साइडेड आंसर, सही है। फिर आप, ये एक सवाल है, क्या एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? ये वो केसेस हैं जो आपको सिर्फ रीड करने हैं, ये वेरिएंट के पास पेपर के केसेस है, वेरिएंट के, ये हमारे वेरिएंट में ऐसे सवाल नहीं है, ये टेक्निकल क्वेश्चंस माने जाते हैं, सही है। तो ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको लाजमी, जैसे ये सवाल बहुत एक अच्छा सवाल था, 8 मार्क का आया था, ये हमारे वेरिएंट का ही है। क्या फिस्कल पॉलिसी पॉवर्टी को कम कर सकती है? तो यहाँ पर आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के फायदे और नुकसान बताने हैं। तो पॉलिसीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी ना, मेजोरिटी मैंने आपको करा दी है। अच्छा, अब जो है हमारी जो पॉलिसीज अब जो एक जगह और इस्तेमाल होंगी ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड की पॉलिसी एक और जगह इस्तेमाल होंगी, वो करंट अकाउंट वाले टॉपिक में होगी, सही है।